अब हम क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासागर द्विध्रुव, इंग्लिश में देखो लिखा है इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में जो कभी कभी भारतीय मॉनसून के पूर्वानुमान में चर्चा में रहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही। इसके बाद देखो पहला ऑप्शन दिया है आईओडी की घटना की विशेषता उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से होती है। काफी लंबा सेंटेंस है, अभी देखेंगे इसको। दूसरा, आईओडी की घटना एल नीनो के मॉनसून पर प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। फिर ऑप्शन दे रहा है नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने, केवल एक दो दोनों सही है, कोई भी सही नहीं। अब इस क्वेश्चन को समझना होगा और इंडियन ओशन डायपोल को भी देखना होगा। देखो सबसे पहले तो इन ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि इंडियन ओशन डायपोल की जो घटना है वो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, मतलब इंडियन ओशन के पश्चिमी भाग और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन के जो पूर्वी भाग है उनके सतह के तापमान के अंतर से होती है। अर्थात ये किन चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है, कह रहा है कि इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट को और पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट को, ट्रॉपिकल रीजन। कह रहा है कि यहां के सी सरफेस के टेम्परेचर से अंतर से संबंधित है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि आईओडी की घटना एल नीनो के मॉनसून पर प्रभाव को प्रभावित करती है, अर्थात एल नीनो हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है। तो ये कह रहा है कि आईओडी उस प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकता है। ये बात इसमें कह रहा है कि आईओडी एल नीनो के प्रभाव को कम ज्यादा कर सकता है, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो अब हमें देखना होगा कि सबसे पहले अगर ऑप्शन देखें तो ये पहले वाला गलत है, दूसरा सही है। लेकिन ये होगा कैसे? देखो इंडियन ओशन डायपोल की अगर मैं बात करूं तो इसके नाम से क्लियर है, इंडियन ओशन डायपोल ऐसी परिघटना जो हिंद महासागर से जुड़ी है। देखो इंडियन ओशन नाम ही लिखा है इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन से जुड़ी है। दूसरा शब्द इसके अंदर जुड़ा है डायपोल, कि इंडियन ओशन डायपोल के अंदर इंडियन ओशन एक द्विध्रुव की तरह, डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। जिस तरह आपने बैटरी में देखा होगा एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, उसी तरह इंडियन ओशन में भी दो पोल बन जाते हैं। एक तरफ तापमान ज्यादा होता है, वायुदाब कम होता है, वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, और दूसरे पार्ट में तापमान कम, वायुदाब ज्यादा और वर्षा की मात्रा भी कम होती है। इस तरह से दो पोल बन जाते हैं, एक ज्यादा वर्षा वाला, ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर वाला, दूसरा कम तापमान, कम सी सरफेस टेम्परेचर वाला और वहां वर्षा की मात्रा भी कम होती है। इस तरह से दो पोल बन जाते हैं, लेकिन होता वो इंडियन ओशन में है सिर्फ। तो अगर मैं इसकी बात करूं इंडियन ओशन की, तो देखो ये हमने क्लास में भी पढ़ा था कि इंडियन ओशन डायपोल कैसे होता है। तो ये हमने एक बेसिन बनाया था इंडियन ओशन का, ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, तो दोनों पार्ट से जुड़ा है। अभी हम इसको यहां डायग्राम से देख लेते हैं। देखो इंडियन ओशन डायपोल में देखो ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको, देखो ये रहा मैप। इसमें देखो ये इंडियन ओशन है, देखो इधर ये साइड में आपको अफ्रीका नजर आ रहा है, यहां पर देखो ऑस्ट्रेलिया है और यहां पर इंडोनेशिया वगैरह है। तो अगर मैं इस इंडियन ओशन की बात करूं तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट है और ये इसका वेस्टर्न पार्ट, अर्थात ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के वाला पार्ट जो है इसका, वहां पर वो ईस्टर्न है और ये अफ्रीका के पास जो पार्ट है ये वेस्टर्न। अब इंडियन ओशन डायपोल में देखो यही होता है, इसका पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है, अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। अगर इसके पूर्वी भाग में यहां पर तापमान कम है, तापमान अगर कम होगा तो आप सोचो यहां वायुदाब ज्यादा होगा, और वायुदाब ज्यादा होगा तो हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, उनकी बैठने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए यहां पर वर्षा कम होगी। और अगर इस साइड में अगर यहां पर तापमान कम है तो इस तरफ ये वेस्टर्न वाली साइड है, यहां पर अफ्रीका के तट के पास, सोमालिया के पास, यहां पर तापमान ज्यादा होगा। और अगर तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हवाएं यहां से ऊपर उठने लगेंगी, ऊपर उठेंगी तो यहां वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो इंडियन ओशन क्या कर रहा है, एक साइड में तो टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है और वर्षा की मात्रा कम है, और ये साइड है आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाली। और जो इस साइड में अफ्रीका के पास वाला कोस्ट है, यहां पर देखो वार्मर देन नॉर्मल लिखा है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवाएं ऊपर उड़ जाएंगी तो लो प्रेशर हो जाएगा और वर्षा की मात्रा यहां पर बढ़ जाएगी। देखो यहां पर क्लाउड्स भी बने हैं, वर्षा हो रही है। तो इस तरह से इंडियन ओशन में दो पोल बन गए हैं, इसे बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन दो पोल की तरह व्यवहार कर रहा है। अब देखो ये देखो यहां पर लिखिए, इसके दो फेज है, एक पॉजिटिव फेज है और एक नेगेटिव फेज।
देखो पॉजिटिव फेज के अंदर जो भी मैं बता रहा था वो पॉजिटिव फेज है जिसके अंदर सोमालिया के तट के पास टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहां पर कन्वेक्शन बढ़ जाएगा, वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, लो प्रेशर का जोन बनता है। और अगर इसकी विपरीत बात की जाए नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की, तो देखो यहां पर इस डायग्राम में आपको नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल दिख रहा होगा। यहां पर क्या होता है कि यहां ऑस्ट्रेलिया के तट के पास टेम्परेचर बढ़ जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर जिसे कहते हैं, अर्थात इंडियन ओशन की जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ा तो यहां पर हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, कन्वेक्शन होगा, उस प्रोसेस से यहां पर क्यूमुलोनिम्बस कपासी वर्षा मेघ बनेंगे जिनसे यहां पर क्या होगी, भारी वर्षा हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जो देखो अफ्रीका के तट के पास का है, यहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, अर्थात वेस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर कम है। तो यहां पर हाई प्रेशर होगा, हवाएं यहां पर देखो नीचे बैठ रही है, नीचे बैठने लगेंगी, हाई प्रेशर बन जाएगा, वर्षा की मात्रा नहीं। तो एक तो ये, अब हम उस क्वेश्चन को अगर देखें, देखो इस क्वेश्चन को, तो उसने क्या कहा कि ये जो परिघटना है वो हिंद महासागर और दूसरी साइड देखो क्या लिखा, प्रशांत महासागर, सीधा सीधा ही क्लियर ही है, हट गया, नाम से क्लियर था इंडियन ओशन डायपोल। तो इंडियन ओशन से रिलेटेड है, इसमें पैसिफिक का तो कोई रोल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला, इसको हम काट सकते हैं सीधा। अब दूसरे की बात करते हैं, कह रहा आईओडी की घटना एल नीनो के मॉनसून के प्रभाव को प्रभावित करती है, कि उधर से तो एल नीनो है और आईओडी उसके मॉनसून पर जो प्रभाव है उसको कम या ज्यादा कर सकता है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ा होना चाहिए, न्यूज़पेपर में बहुत था। मैंने यूट्यूब पे एक पहले वीडियो भी डाला जिसमें लिखा है कि एल नीनो की कंडीशन के बावजूद भी भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुई। उसका रीजन मैंने बताया था पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, पूरा डिटेल में उसमें मैंने वीडियो डाला था। तो अगर यहां पर भी अगर हम उसकी बात करें कि होता कैसे है, ये देखो अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, इस जगह पे देखो, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो इंडिया यहां है, देखो ये रहा इंडिया यहाँ इस जगह पर, अगर देखें तो ये रहा इंडिया यहां पर इस जगह पर, और यहां का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर यहां का टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पर इंडिया और मानसून का सीजन है और एल नीनो है ऑलरेडी, तो एल नीनो के दौरान भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ये सबको पता है। तो एल नीनो के दौरान भारत में वर्षा की मात्रा कम होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। लेकिन अगर उसके साथ इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज हो जाए, जिस पॉजिटिव फेज की मैं अभी बात कर रहा हूं, अर्थात इस एरिया का टेम्परेचर, सी सरफेस का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भारत में वर्षा मात्रा प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जो एल नीनो की वजह से जो कमी होनी थी वो नहीं होगी। का रीजन देखो, यहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जो मानसूनी पवनें भारत की ओर आएंगी उनमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी और वर्षा की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो एल नीनो की वजह से जो कमी होनी थी वो अब ये कमी को ये दूर कर देगा, क्योंकि यहां का टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो इस तरह से ये एल नीनो के भारत पर जो मानसून पर प्रभाव पड़ता है एल नीनो का, उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगर उधर से एल नीनो है और इधर से नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, उधर से तो एल नीनो है, वर्षा की मात्रा कम होनी है, उधर से ये नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल हो गया, अर्थात यहां पर इस एरिया का वेस्टर्न इंडियन ओशन, अफ्रीका और ये बंगाल अरब सागर की ये जो इलाका है, इसका टेम्परेचर भी कम हो गया। एक तो एल नीनो और दूसरा ये, यहां से इवेपोरेशन कम होगा तो जो हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा उसमें मॉइस्चर कम होगा, तो इससे वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी, एल नीनो के प्रभाव को और बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये एल नीनो को बढ़ा भी सकता है, उसके प्रभाव को कम भी कर सकता है। इस तरह से ये, अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की, हमारे वाले की, इस क्वेश्चन में तो देखते हैं यहां पर फिर से देखो, आईओडी की घटना एल नीनो के मॉनसून पर प्रभाव को प्रभावित करती है। इंग्लिश में यह देखो यहां लिखा है, एन आईओडी फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इंपैक्ट ऑन द मॉनसून। तो ये वाला घटना क्या होगी, ये बिल्कुल सही होगी, हाँ प्रभावित कर सकता है ये, तो ओनली ये वाला इसका ऑप्शन। तो ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि किसी बुक में होगा, ये आपका न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, हिंदू में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, कई आर्टिकल इस पर आए थे, तो वहीं से उसने क्वेश्चन को उठा लिया। तो आपको न्यूज़पेपर भी ध्यान से पढ़ना है, वहां पर जो आर्टिकल आते हैं उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्लास में तो हमने किया ही था, देखो ये रहा पॉजिटिव फेज है इसका, एक एक नेगेटिव फेज है, किस तरह से काम करते हैं सब यहाँ लिखा हुआ, तो ये हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन।
देखो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले में देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जो पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पूरे वर्ष बहती हैं उन्हें पछुआ पवन कहते हैं। देखो अक्षांश तो उसने सही लिख के दिया है, 30 डिग्री से लेकर 60 के बीच में ही पछुआ पवनें बहती हैं। लेकिन यहां पर गौर करना, ये 30 डिग्री नॉर्थ लिखा है और यहां पर 60 डिग्री साउथ लिखा है। यहां पर कंफ्यूजन है। देखो हम लोग जल्दी में देखते नहीं है, सीधा सीधा देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में यहीं बहती हैं। लेकिन उसने देखो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। देखो दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पूरे वर्ष बहती हैं उन्हें पछुआ पवन कहा। फिर दूसरा, ये आर्द्र वायु द्रव्यमान जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों की बारिश का कारण बनते हैं वे पछुआ पवनों का हिस्सा होते हैं। और फिर आंसर में लिखा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं। अब इसको खोलते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने बताया कि ये कह रहा है 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच में पछुआ पवनें हमेशा बहती रहती हैं, तो ये 60 डिग्री दक्षिणी नहीं होगा, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी होना चाहिए था। अभी देखते हैं उसको। दूसरा, ये आर्द्र वायु द्रव्यमान मॉइस्ट एयर मासेज जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों की बारिश का कारण बनते हैं वे पछुआ पवनों का हिस्सा है, अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखो क्या लिखा है, आर्द्र वायु द्रव्यमान जो भारत में पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में बारिश करते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में बारिश करते हैं और मॉइस्ट एयर मासेज हैं, तो वो क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वो कह रहा है ये पछुआ पवनों का हिस्सा होते हैं। पछुआ पवनों का अर्थ हो गया जेट स्ट्रीम का हिस्सा होते हैं। जेट स्ट्रीम भी तो पछुआ है। आपने जेट स्ट्रीम अगर पढ़ा हो ध्यान से तो उसमें क्या लिखा होता है? जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली एक तरह की पछुआ पवनें हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड है, और उन्हीं के साथ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। तो ये वाला सही है, ये गलत है। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। अब इसको देखते हैं ध्यान से हम कि कैसे कर सकते हैं। देखो यहां पर देखो कि दूसरे वाला ऑप्शन पहले देखते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि जेट स्ट्रीम आती है सर्दियों में, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत में आती है, ये अपने साथ इन टेम्परेट साइक्लोन्स को लेके आती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को लेके आती है, जिन्हें हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। तो देखो ये सारे के सारे पश्चिमी विक्षोभ हैं और ये उत्पत्ति इनकी कहां पर होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। देखो ये रही वो जेट स्ट्रीम, तो ये यूं आ रही है जेट स्ट्रीम। जब ये जेट स्ट्रीम आती है तो यहां आगे हिमालय का क्षेत्र होता है, उससे टकराने से ये क्या करती है? दो भागों में बढ़ जाती है। एक ये दक्षिण की ओर आती है, एक इसकी शाखा उत्तर की ओर जाती है। ये पढ़ा होगा आपने मॉनसून में। और मॉनसून आने से पहले ये शिफ्ट होकर उत्तर की ओर चली जाती है। ये मॉनसून आने की प्री कंडीशन है कि ये यहां से विस्थापित होकर उत्तर की ओर चली जाए। लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो सारी की सारी विंड बेल्ट क्या करती है? नीचे की ओर आती है। तो सारी की सारी वायुदाब पेटियां जब नीचे आती हैं तो ये जेट स्ट्रीम भी नीचे खिसक आती है। और जब ये नीचे खिसकती है तो सामने हिमालय होता है, हिमालय की वजह से ये दो भागों में बढ़ जाती है, और एक शाखा इसकी दक्षिण में और एक शाखा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो वायुदाब पेटियां हैं सर्दियों में वो सब नीचे की ओर खिसक आती हैं, तो ये भी ऊपर से नीचे की ओर खिसक आती है। अब ये करती क्या? ये अपने साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ला दिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। देखो ये रहा। अगर हम बात करें तो ये ऊपर की साइड में यूरोप है और ये नीचे अफ्रीका है और ये बीच में भूमध्य सागर है। इस क्षेत्र में होता क्या है कि यहां पर ऊपर से यहां इस इलाके से यूं आएंगी ठंडी पवनें और इस तरह से आएंगी गर्म। यहां दो तरह की यहां पर पवनें आती हैं, ऊपर से आएंगी वो आएंगी ठंडी, यहां नीचे से आएंगी गर्म। जब ये आपस में कन्वर्ज होती हैं, अभिसरित होती हैं, तो यहां पर वाताग्रों का निर्माण होता है, फ्रंट्स का, और उन्हीं फ्रंट्स के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और फिर जब ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां बनते हैं तो ये फिर इस जेट स्ट्रीम के साथ ट्रेवल करते हैं। ये कैस्पियन सी से कुछ आर्द्रता को लेते हैं, कुछ इस भूमध्य सागर से लेते हैं, और ईरान अफगानिस्तान से होते होते भारत में, और जब भारत में पहुंचते हैं तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं। और भारत में देखो ये पश्चिमी दिशा से आ रहे हैं, इसीलिए इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, पश्चिमी दिशा से आते हैं यहाँ। और फिर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, इससे स्नोफॉल होता है, यहाँ पर वर्षा होती है जिसे हम मावठ कहते हैं, रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है।
और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ये स्नोफॉल की वजह से देखो जलापूर्ति होती है इस क्षेत्र में। मानसून से पहले के सीजन में जो पानी चाहिए वो इस स्नो के पिघलने से ही नदियों में प्राप्त होता है। प्री मानसूनल रेन जो होती है वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, मार्च अप्रैल तक आते हैं ये, अब तो ये खिसक के मई जून तक आने लगे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये सब इसका इंपैक्ट है। तो लेकिन आते कहां से हैं? लेकिन आ किसके साथ रहे हैं? जेट स्ट्रीम के साथ, और जेट स्ट्रीम को हम कहते हैं पछुआ। तो ये जो आर्द्र एयर जो है, जो उसने बोला कि ये जो वेट एयर मासेस हैं वो पछुआ पवनों के साथ यहां आते हैं, अर्थात जेट स्ट्रीम के साथ भारत में। ये दूसरा कथन तो सही है। अब बात करते हैं पहले कथन की, और इसमें कुछ देखना होगा तो आगे हमने पढ़ाई था इसको कि पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर इस वाले मैप में। तो ये हो गया। अब देखो, अब पहला ऑप्शन इसका क्या था? जो पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पूरे वर्ष बहती हैं उन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। तो अब देखो, इसका डायग्राम भी हमने बनाया था। अगर हम इसकी बात करें यूं तरह से जो है, और अगर मैं यहाँ 60 बना लूं तो ये सारे के सारे नॉर्थ हैं क्या? तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर फिर से लो प्रेशर होता है। और इस हाई प्रेशर से यहाँ की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड, और यहाँ से जो पवनें चलती हैं उन्हें कहते हैं वेस्टर्ली। और यहाँ से जो ऊपर से आएंगी, यहाँ का हाई प्रेशर है, इधर से जो आएंगे इन्हें बोलेंगे ईस्टर्ली। और इस हाई प्रेशर जोन को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये है आपका विषुवत-रेखीय निम्न वायु दाब, ये आपका है सब पोलर लो प्रेशर, और ये आपका हो गया पोलर हाई प्रेशर। इस क्षेत्र में यहां पर क्या चलती है? यहां पर चलती है पछुआ पवनें, ये वर्ष भर चलती हैं। और इसी तरह आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो वहां पर भी यहां आपको क्या मिलेंगी? पछुआ पवनें इस जोन में मिलेंगी, ये 30 से 60 वाले में। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 30 से 60 या तो नॉर्थ में या 30 से 60 साउथ में कहता तो ये बात सही होती। इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है इसका ये गलत हो गया। दूसरे वाला, तो अब दोबारा से देख लें इस क्वेश्चन को एक बार और। ये क्या लह रहा है कि जो पवनें 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पूरे वर्ष बहती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। तो ये गलत हो गया। 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री उत्तरी लिखता, या 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ लिखता। दूसरा, वे आर्द्र वायु द्रव्यमान मॉइस्ट एयर मास से जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों की बारिश का कारण बनते हैं वे पछुआ पवनों का अर्थात जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जेट स्ट्रीम के साथ भारत में आते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, और ये जो पिछले वाला था वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत, दूसरा सही। तो ओनली थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो डीप जाता है। ठीक ठाक अगर आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन अंदाजे से बन जाता है, और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है यूपीएससी। इसीलिए सब लोग क्या भ्रमित है कि बहुत ज्यादा कहीं डीप पढ़ना है। डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सभी मुद्दों की समझ होनी चाहिए, कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ठीक ठाक आइडिया से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है। कोई एक आधा क्वेश्चन हो भी गया तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से जितने क्वेश्चन है लगभग जो करने लायक हैं वो हो जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसका क्या कारण है? ऑप्शन कह रहा है समुद्र की सतह का तापमान कम होता है। दूसरा, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शायद ही कभी बनता है। तीसरा, कोरियोलिस बल बहुत कमजोर होता है। डी, उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है। अब हमें इनमें से सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? उसके लिए चाहिए कि सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो, 27 डिग्री से ज्यादा हो, क्योंकि ये सागरीय सतह पर ही बनेंगे। तो सागर की सतह का तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होना। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इसकी कंडीशन अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या होगा, ये सी सरफेस पर मरेंगे, वहां का SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद यहां पर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। एक और यहां कंडीशन होती है, यहां पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं कि ITCZ होना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होना।
इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन आपने पढ़ी होंगी कि वहां पर वर्टिकल विंड शेयर जो होता है वो कम होना चाहिए। यहां पर आपका कन्वेक्शन, वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एक कंडीशन। ये मेन इसकी कंडीशन है कि क्या होना, सी सरफेस टेम्परेचर 27 से ज्यादा हो, कोरियोलिस फोर्स मजबूत हो, वर्टिकल विंड शेयर जो हो वो कम हो, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो, आईटीसी-जेड वहां पर मौजूद हो। आईटीसी-जेड का क्या रोल है? देखो होता क्या है, अगर मान लो कि ओशन की सरफेस है और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना है तो यहां पर लो प्रेशर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लो प्रेशर नहीं बनेगा तो हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी और इसकी ओर हवाएं आएंगी नहीं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा कैसे? तो अगर मैं बताऊं कि अगर मान लो कि ये आपका सरफेस है और यहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया, यहाँ की हवाएं ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी और यहां पर लो प्रेशर का निर्माण होने, जैसे जैसे हवाएं लगातार ऊपर उठेंगी ये लो प्रेशर बनता जाएगा, बाहर से हवाएं इसकी ओर ऐसे चलना प्रारंभ, और जब इस तरह से चलना प्रारंभ करेंगी तो वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में यहां घूमने लगेंगी, सेंटर तक नहीं पहुंचेंगी, ऐसे कि ये हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी और धीरे धीरे यहां पर आई का विकास हो जाता है। यही हमने पढ़ा था। लेकिन देखो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, अगर हम आईटीसी-जेड की बात करें, यहां पर अगर यूं आईटीसी-जेड है तो यहां पर ये सी सरफेस है, तो आईटीसी-जेड का मतलब क्या होता है? वो जोन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा। आईटीसी-जेड कहां होता है? उस क्षेत्र में जहां पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, ये सूर्य के साथ मूव करता है। खासकर हमने पहले आपको पढ़ा था विषुवत रेखीय क्षेत्र में, वहां पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हवाएं ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं और वहां पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, और फिर उस लो प्रेशर की ओर हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं जिसे आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहते हो, जिन्हें आप ट्रेड विंड कहते हो। तो ट्रेड विंड वहां पर आके कन्वर्ज होती है। तो आईटीसी-जेड का नाम क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहां पर कन्वर्ज होती हैं ट्रेड विंड। तब देखो, तो ये वो क्षेत्र होता है जहां पर लो प्रेशर होता है, ऑलरेडी लो प्रेशर है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो आईटीसी-जेड के क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर पहले से ही मौजूद है। तो अब जब ये कंडीशन आपको पहले से ही अवेलेबल है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर ज्यादा है, और यहां पर कहीं पर कोई वॉर्टेक्स बन गया छोटा बहुत, तो वो धीरे धीरे साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर ट्रेड विंड भी आकर आपस में कन्वर्ज हो रही है। जब ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज होंगी तो वो भी कन्वर्ज होकर ऊपर की ओर उठेंगी। तो यहां पर कन्वेक्शन के लिए, यहां हवाओं को ऊपर उठने के लिए आइडियल कंडीशन मौजूद है आईटीसी-जेड। अब देखो यहां आईटीसी-जेड नहीं है मान लो इस जहां पर, तो यहां पर पहले सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री पहुंचेगा, फिर हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठेंगी, फिर लो प्रेशर डेवलप होगा, फिर उसकी तरफ हवाएं चलना स्टार्ट करेंगी, तो उसमें समय लगता है, उतने में वो साइक्लोन पूरी तरह से डेवलप नहीं। इस क्षेत्र में ऑलरेडी ही लो प्रेशर मौजूद है, टेम्परेचर ज्यादा है, विंड कन्वर्ज हो रही है, हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो ये जो प्रोसेस था ये वाला हवाएं पहले से ऊपर उठने वाला, ये पहले से वहां हो रहा है। इसलिए जो आईटीसी-जेड है वो पूरी तरह से अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए, इसलिए आईटीसी-जेड चाहिए। तो अब अगर मैं यहां बात करूं, अब अगर हम आए इस क्वेश्चन पर, देखो यहां पर वो कह रहा है समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, इसलिए वहां पर नहीं बनते। दूसरा कह रहा है अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शायद ही कभी बनता है। ये बात आपको सही लग रही है कि आईटीसी-जेड साइक्लोन बनाने के लिए जरूरी है, ये नहीं होगा तो वहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद कोरियोलिस बल बहुत ही कमजोर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता कोरियोलिस बल की कम हो, कि उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में कम हो गया, ऐसा तो नहीं। अगर होगा उत्तरी गोलार्ध में उन अक्षांशों पर है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका गया। अब बचते हैं ये तीन। अब देखो यहां पर लिखा है उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स, वहां पर लैंड है ही नहीं, ये भी बात सही नहीं हो सकती है। दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कम है, ये बात सही है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूमि कम है, वहां पर ओशन ज्यादा है, इसलिए जब लैंड है तो उसके साथ जो ओशन है वो गर्म कम होता है।
उत्तरी गोलार्ध में लैंड है, उत्तरी महाद्वीप ज्यादा है, महाद्वीप ज्यादा तो महाद्वीप तेजी से गर्म होते हैं गर्मियों में, और महाद्वीप अगर तेजी से गर्म होंगे तो ओशन भी बराबर में तेजी से गर्म हो जाएगा, और ओशन अगर तेजी से गर्म हो गया तो उसका टेम्परेचर 27 से बढ़ जाएगा, और 27 से बढ़ गया तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की यहां बात करो, इस जगह पर, इस डायग्राम में देखो, ये रहा 0 डिग्री आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करोगे इस जगह पर, तो ये आपका 0 डिग्री है। यहां पर देखो उत्तरी गोलार्ध में कितनी लैंड है, देखो ये, तो ये गर्मियों में बहुत तेजी से गर्म होगी तो इनके पास का ओशन भी गर्म हो जाएगा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में देखो, यहां पर देखो, इस जगह पर लैंड की मात्रा कम है, लेकिन एब्सेंस नहीं है बिल्कुल का नहीं है, कम है। तो वो कह रहा है एब्सेंस ऑफ लैंड, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो है लेकिन कम है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम है, इसलिए यहां का टेम्परेचर कम रहता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर जो ओशंस है उनका कम रहता है, ये बात सही है। और उसका कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो लैंड है वो कंपैरेटिवली कम है उत्तरी गोलार्ध के, ये बात भी है। तो अब वापस उस क्वेश्चन को देखो, तो काफी लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो यहां पर तो कह रहा है उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया, अभाव है। अगर मान भी लेते कि कह रहे हैं कि वहां भूमि कम है, तो उससे क्या होगा की वजह से ओशन की सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये ऊपर भी लिखा है ओशन की सरफेस का टेम्परेचर कम होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, अगर इनको मैं पार्शियली करेक्ट भी मान लूं तो भी इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा जो सही होगा वो यही होगा। उसका रीजन देखो क्या है, अगर आईटीसीजेड नहीं जा रहा वहां पर, इट मींस आईटीसीजेड ही तो वो जगह है जहां पर सबसे अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए थी। अगर यही नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी होता रहे, वहां पर साइक्लोन नहीं बनेगा। अब ये कारण है कि समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, तो इसकी वजह से तो वहां पर आईटीसीजेड नहीं होता। समुद्र की सतह का तापमान वहां कम होता है, इसकी वजह से वहां पर आईटीसीजेड नहीं होता। लेकिन ये एक ही बात है, वहां पर कन्वर्जेंस जोन भी तो नहीं है, वहां पर लैंड भी नहीं का अभाव है, इसलिए भी टेम्परेचर कम होता है। वो जो सारे के सारे फैक्टर हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसलिए सबसे जो बेस्ट आंसर होगा उसका वो ये होगा। अब चूज हमें करना किसमें से था, ये तो हमने गायब ही कर दिया था और ये भी गायब कर दिया, इन दोनों में से लाना था। तो इसका रीजन क्या होगा, यहां पर आईटीसीजेड क्यों नहीं है, उसका एक रीजन तो ये भी है कि समुद्र की सतह का तापमान कम होगा, लेकिन उसके सिवा बहुत सारे और भी रीजन है। अब उसको मैं बताता हूं आपको क्या रीजन है। देखो अगर इस डायग्राम में देखोगे तो ये देखो, ये आईटीसीजेड, देखो आईटीसीजेड जब गर्मियां होती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो देखो यहां से यूं मूव करता है, देखो, और 0 डिग्री आपकी ये रही, तो देखो कितनी दूर तक मूव कर रहा है आईटीसीजेड, देखो यहां पर। तो यहां पर अगर आईटीसीजेड है तो चक्रवात बनने के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां, तो यहां पर बनता है साउथ चाइना सी। यहां पर देखो इस क्षेत्र में आएगा तो यहां बंगाल की खाड़ी में बनेगा, यहां पर देखो अरेबियन सी में, यहां पर देखो इस अटलांटिक ओशन में उत्तरी में यहां पर भी बनेगा, या मैक्सिको की खाड़ी के पास भी बनेगा, क्योंकि इधर ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में देखो इसकी लाइन को अगर देखें, ये देखो ये सिर्फ यहां तक है ही नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड पर है लेकिन ओशन पर नहीं है। देखो, और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कहां है, ओशन पर। तो यहां पर जब आईटीसीजेड नीचे है ही नहीं तो यहां पर बनेंगे कैसे, इसलिए इस क्षेत्र में यहां पर अटलांटिक में नहीं। अब उसका रीजन मैंने बताया कि यहां का टेम्परेचर कम होता है। क्यों होता है, एक तो यहां पर लैंड कम है, दूसरा देखो ये नीचे से अटलांटिक ओशन ओपन है, यहां से ओपन है, तो यहां जो अंटार्कटिक है, यहां से जो वाटर होता है वो यहां से ऐसे सप्लाई होती रहती है ठंडे वाटर की। तो ठंडा जल लगातार इसको यहां से मिलता रहता है, इस वजह से इस अटलांटिक का जो ये पार्ट है इसका टेम्परेचर कम रहता है। तो पहला तो क्या हो गया कि यहां पर लैंड कम है, दूसरा कारण क्या हो गया, यहां से ठंडा पानी की यहां लगातार आपूर्ति होती रहती है, इसलिए इसका टेम्परेचर कम है। और तीसरा, यहां पर लगातार पवनें प्रवाहित होती रहती हैं, यहां पर लगातार विंड प्रवाहित होती है, विंड शेयर ज्यादा है यहां पर, इस वजह से इस क्षेत्र में नहीं बनता। तो सबसे जो बेस्ट इसमें जो आंसर होना था वो यही हो सकता था कि ये वाला। तो केवल एक रीजन नहीं था, ये समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, यहां पर पवनों की गति भी ज्यादा होती है, यहां पर आईटीसीजेड ज्यादा नीचे मूव नहीं करता, तो यहां पर कोरियोलिस बल ये 4 तक ही जाता है बस, तो कोरियोलिस बल भी अनुपस्थित होता है 4 तक, इसलिए यहां नहीं बनेंगे। तो ये सबको मिला के अगर आप करोगे तो ऑप्शन ये वाला आएगा, बी वाला, ये ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी डेप्थ मांगता है ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए नहीं भी कर पाओगे तो उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमने देखो ये स्पेशली लिखा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है।
ऐसे नहीं उसने हवा में नहीं उठाया, उसने बुक से उठाया ये क्वेश्चन। बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अटलांटिक में ज्यादा दक्षिण तक आईटीसीजेड मूव नहीं करता, इसलिए दक्षिणी अटलांटिक में चक्रवात नहीं बनता। ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर, देखो दक्षिणी अटलांटिक में आईटीसीजेड 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही विस्थापित होता है, इसलिए दक्षिणी अटलांटिक में ये चक्रवात उपस्थित। अब 5 तक जाता है, 5 तक कोरियोलिस नहीं होता, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी के बीच कोरियोलिस फोर्स नहीं होना है, तो वहां पर चक्रवात नहीं बनेगा, और आईटीसीजेड 5 से नीचे जाता नहीं है, इसलिए वहां पर ये आना, ये आपको ध्यान में, सीधा उसने बुक से क्वेश्चन लिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा प्रत्येक दिन लगभग एक समान होता है, सुबह साफ और उजली होती है, समुद्री हवा बहती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, काले बादल बनते हैं, फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है, लेकिन बारिश जल्दी समाप्त हो जाती है। उपरोक्त वर्णन किस क्षेत्र को दर्शाता है? सवाना, विषुवतरेखीय, मॉनसूनी और भूमध्य। तो ये टिपिकली क्या है? ये इक्वेटोरियल रीजन की विशेषता है, तो पढ़ा होगा आपने सबने। विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है, तो यहां पर सूर्य की किरणें सालों भर, वर्ष भर सीधी पड़ती हैं लगभग, इसकी वजह से यहां पर इंसोलेशन सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होने की वजह से यहां तापमान ज्यादा होता है, और जैसे ही तापमान ज्यादा होगा तो हवाएं ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी, जिन्हें हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, संवहनीय। और विषुवतरेखीय क्षेत्र में जब ये धाराएं ऊपर उठेंगी तो इनके अंदर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर सघन वनस्पति है, ओशन की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, तो मॉइस्चर ज्यादा होता है यहाँ पर। तो जब सुबह सुबह होगा तो दिन साफ होगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाएगा ये अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसके संपर्क की हवाएं भी गर्म होने लगेंगी। जब वो हवाएं गर्म होंगी तो वो हल्की हो जाएंगी, वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेंगी, और फिर वो लगातार ऐसे ऊपर उठती जाएंगी, और इन कन्वेक्शन करंट की वजह से यहां पर एक विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस बादल। क्यूमुलोनिम्बस का मतलब हो गया कपासी वर्षा में। ये वर्टिकल क्लाउड होते हैं इस तरह के वर्टिकल क्लाउड्स का निर्माण होता है दोपहर के बाद तक, क्योंकि सुबह से इंसोलेशन उससे प्राप्त होना, धरती गर्म होती है, फिर उसके संपर्क वाली एयर गर्म होगी, फिर वो ऊपर उठेगी, उठने के बाद बादल बनेंगे, तो इतने में दोपहर हो जाती है, और फिर दोपहर के बाद इन क्यूमुलोनिम्बस बादलों से मूसलाधार वर्षा होती है, और फिर शाम होते होते, रात होते होते मौसम बिल्कुल फिर से साफ हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह से फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये वर्षा क्या होती है? बहुत ही कम समय के लिए होती है। उसका रीजन क्या है? देखो ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या है? वर्टिकल क्लाउड है, तो वर्टिकल क्लाउड है तो ये क्या करेंगे? ये जल्दी ही यहां से मूव कर जाते हैं, और दूसरा ये ज्यादा फैले नहीं है, तो वर्षा आएगी तो ये ऊपर से बूंदे जो आएंगी वो एक दूसरे से टकराएंगी और बड़ी बड़ी बूंदे आएंगी ऐसे नीचे, तो पानी जल्दी खाली हो जाएगा। और ये अगर यहां पर आप खड़े हो इस जगह पर, वर्षा हो रही है, तो ये जल्दी से बादल क्या करेगा, क्योंकि इसकी विस्तार ज्यादा नहीं है तो जल्दी से क्रॉस कर जाता है, इस वजह से इनकी वर्षा जो होती है वो अल्पकालिक होती है, कम समय में ये बादल खाली हो जाता है और ये क्रॉस भी जल्दी कर जाता है अगर विंड का प्रभाव है। तो यहां पर विषुवतरीय क्षेत्रों में इस तरह की वर्षा होती है, इसे बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन, संवहनीय वर्षा। तो ये वाला जो हमने यहां देखा था इस क्षेत्र में, ये वाला, तो यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन है इक्वेटोरियल। अब इसके बाद देखें अगर, देखो ये रहा विषुवतरीय क्षेत्र, ये यहां पर देखो कोलंबिया हो गया, ये ब्राजील का इलाका हो गया, ये कॉन्गो बेसिन हो गया, यहां पर ये इंडोनेशिया का क्षेत्र हो गया, ये सारा का सारा विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहां पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सिर्रस क्लाउड्स को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसेल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं? पहला, कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करना। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना। तीसरा, पृथ्वी पर सौर पवन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। चौथा, वैश्विक तापमान को कम करना। तो ये क्वेश्चन है आपका एरोसोल से रिलेटेड और सिर्रस क्लाउड से रिलेटेड, ये हम पढ़ चुके हैं सिर्रस क्लाउड वाला, तो ये एल्बिडो से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में भी जा सकता है और क्लाइमेटोलॉजी में भी जा सकता है। देखो अब ये क्या रहा है, पहले में कह रहा है कि सिर्रस क्लाउड उसको पतला करना और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल का इंजेक्शन करना। सल्फेट के जो एरोसोल, एरोसोल मतलब सॉलिड कणों को कहां डाल देना, समताप मंडल में डाल देना, सल्फेट कणों को डालना, तो बोलते हैं सल्फेट एरोसोल इंजेक्शन। लेकिन इससे क्या होगा, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोनों चीजों के बारे में आपको बताना है। तो देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आया, पहले जो हमने पढ़ा था याद है, हाई क्लाउड और लोअर क्लाउड वाला, इसी का एक पार्ट यहां पर है। वो कह रहा है सिर्रस क्लाउड को पता, तो हमने पढ़ा था कि सिर्रस क्लाउड क्या है, हाई क्लाउड्स हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें सल्फेट कणों को इंजेक्ट करना है समताप मंडल में। ये यहां पर है समताप मंडल, यहां कह रहा है कि हम यहां पर सल्फेट के कण डाल दें। तो कह रहा है कि इनका उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए, एक तो इनको क्या कर दें, पतला करना है, इनको पतला किया जाए, मतलब इनको कम किया जाए, और यहां पर सल्फेट के कण डाल दिए जाए। तो इससे होगा क्या, देखो हमने पहले भी पढ़ा कि जो सिर्रस क्लाउड है, जो उच्च स्तरीय क्लाउड है, ये नेट वार्मिंग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं पृथ्वी पर। ये करते क्या है, सूर्य से आने वाली जो इंसोलेशन है, जिसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, उसको ज्यादा क्रॉस करने देते हैं। तो जब ये ज्यादा इसमें से क्रॉस करते हैं, तो यहां पर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। दूसरा, जो अर्थ अपना रेडिएशन करती है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करते हैं, जिस प्रोसेस से अर्थ ठंडी होती है, उससे होने वाले रेडिएशन को ये वापस से एब्जॉर्व करेंगे और अर्थ की ओर ज्यादा मात्रा में भेजते भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थात ये इनकमिंग को बढ़ा रहे हैं, इनकमिंग को आने दे रहे हैं कि आओ आओ इंसोलेशन को, और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। और अर्थ जिस प्रोसेस से ठंडी हो रही थी, जिस रेडिएशन से ठंडी हो रही थी, उसको वापस अर्थ की ओर री रेडिएट कर रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं अर्थ पर। इस प्रोसेस से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। लेकिन अगर हम इनको पतला कर दें या इनको हटा दें या बहुत ज्यादा इनकी थिनिंग कर दें, तो इनका ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तरह से इनको थिनिंग करना ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक उपाय है, एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, उसमें ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो अब देखो दूसरा क्या है, दूसरे में कह रहे हैं कि यहां समताप मंडल में, समताप मंडल में हम क्या करें, एरोसोल को डाल दें, सल्फेट वाले। तापमंडल क्या होती है, 14 किलोमीटर से ऊपर। तो इससे क्या होगा, देखो होता क्या है कि जो सल्फेट कण होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, उसका रंग हल्का होता है। तो अगर उनका रंग हल्का होगा तो उनकी परावर्तक क्षमता ज्यादा होती है। तो क्या करेंगे, सूर्य से जो आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो वापस से परावर्तित कर देते हैं, जिसे हम एल्बिडो। तो जो हल्के, जो लाइट कलर के जो एरोसोल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो सूर्य की किरणों को अब्सॉर्ब नहीं करते, अवशोषित नहीं करते, वो उनको परावर्तित कर देते हैं। जैसे स्नो हुई, स्नो का भी तो यही काम है, जो सूर्य से रेडिएशन आता है वो उससे परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती वो। तो जो हल्के रंग की वस्तुएं होती हैं, वो उनकी परावर्तन क्षमता ज्यादा होती है, उनका एल्बिडो ज्यादा होता है, तो वो अर्थ को गर्म नहीं होने देते। जैसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर की अब जो पानी वाली टंकियां वो आने लगी हैं, लोग छतों पर व्हाइट कलर करने लगे हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जो सूर्य से जो आने वाली रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, परावर्तित कर देता है। तो एरोसोल जो है, ये सल्फेट के जो एरोसोल हैं, वो लाइट कलर के हैं। अब जब लाइट कलर के होंगे तो ये परावर्तित कर देंगे, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, अर्थ का टेम्परेचर। ये भी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इस तरह से क्या हो सकता है कि ये किससे संबंधित है, उसने ज्यादा नहीं पूछा आपसे, उसने बस इतना ही पूछा कि ये किससे संबंधित है। तो देखो दोबारा देखो कि वैज्ञानिक सिर्रस बादल को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। किससे संबंधित है, कृत्रिम वर्षा से नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना, कोई रिलेशन नहीं है इसका। पृथ्वी पर सौर विकिरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, कोई रिलेशन नहीं है। वैश्विक तापन को, और इतना भी पता हो आपको कि ये हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा था, कुछ नहीं हो जाता। और ये हमने अच्छे से डिटेल्स में देखा था, आपको थोड़े दिन पहले भी दिखाया था, लास्ट से लास्ट क्लास में, जहां पर हमने जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी देखी थी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय वाला डायग्राम देखा था, उसमें ये था। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन क्या,
कह रहा तड़ित जंजा के दौरान आसमान में गरज किसके कारण उत्पन्न होता है, जो थंडर उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है। अब देखो है क्या, आकाश में क्यूमुलोनिम्बस बादलों के मिलने से, कि आकाश में जो कपासी वर्षा मेघ है वो आपस में मिलते हैं उससे। दूसरा, बिजली को निम्बस बादलों को अलग कर देती है, जो निम्बस क्लाउड है उनको कह रहे हैं कि बिजली जो लाइट है वो सेपरेट करती है इस वजह से। तीसरा, हवा और जल के कणों के तीव्र गति से ऊपर उठने से, तो हवा है और जल के कण है वो कह रहा है तेजी से ऊपर उठते हैं, इस वजह से ये सब होता है। नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर को चुने, एक सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, उनमें से कोई भी गर्जन उत्पन्न नहीं। तो वैसे इसका ऑप्शन तो डी है, कोई भी गर्जन उत्पन्न नहीं करता, लेकिन होगा क्यों, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आना चाहिए। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात तो जो बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो होती कैसे, बिजली चमकने की जो घटनाएं जो सामान्य रूप से दिखाई देती हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होती हैं, कपासी वर्षा मेघ से। ये इस तरह के क्लाउड्स होते हैं, इस तरह से एनविल शेप होते हैं, निहाई के आकार के, और ये 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, सात क्षोभ सीमा के पास तक इनकी ऊंचाई पाई जाती है, इतने ऊंचे होते हैं। और इनमें चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, चार्ज अलग अलग हो जाता है, इसके ऊपरी भाग में अलग चार्ज होता है और निचले भाग में अलग चार्ज होता है, और यहां चार्ज सेपरेशन के प्रोसेस से ऊपरी भाग में प्लस बनता जाता है, ऊपरी भाग में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इकट्ठा होता जाता है। इसका कारण है कि इस भाग में आइस क्रिस्टल पाए जाते हैं, उनका जो उन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो जल की बूंदें हल्की होती हैं वो नीचे की तरफ, भारी होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, और यहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसे जाता है। जो क्यूमुलस क्लाउड है इसके ऊपरी भाग में पॉजिटिव होता है और निचले भाग में नेगेटिव चार्ज बनता जाता है, इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में, कपासी वर्षा में। और इनके बीच इस तरह से चार्ज का सेपरेशन होता है, तो वो 1 बिलियन वोल्ट से लेकर 10 बिलियन वोल्ट के का अंतर होता है इसमें, इतना इसमें अंतर क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच, क्लाउड के ऊपरी भाग में और पिछले भाग में। और जब इतना अंतर हो जाता है तब यहां से क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। देखो इक्विलिब्रियम लाएगा ना, यहां पर बहुत पॉजिटिव हो गया, यहां पर बहुत नेगेटिव हो गया, तो अब ये साम्यावस्था में आने की प्रयास करेगा, बिल्कुल क्या करेगा कि ये चार्ज में जो इंबैलेंस है वो सही हो जाए, और इसके लिए क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा इन बादलों के बीच में, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट यूं प्रवाहित होने लगता है बादलों की परतों के बीच, और इसका मान भी एम्पियर्स में बहुत होता है, बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज ऊपर से नीचे इस तरह से क्या करता है, मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है बादलों के। और जब इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो इसके जो आसपास की जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और जब एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उनसे, प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो जो हमें जो चमक दिखाई देती है वो उन्हीं की होती है। वो जो रेडिएशन आता है वो इसलिए आता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट जब इधर से इधर प्रवाहित होता है तो ये आसपास की एयर बहुत ज्यादा गर्म होती है, और फिर वहां से जो रेडिएशन निकलता है वो हमें दिखाई देता है। और फिर दूसरा, जब हमारी तरफ जब आता है तो धूल के कण होते हैं वायुमंडल में, उनकी वजह से स्कैटरिंग हो जाती है, तो अलग अलग कलर हमें दिखाई देने, वो इस वजह से। दूसरा, जब इतना अधिक तापमान होगा तो जो हवा होती है वहां की वो एकदम से ऐसे फैलती है, जब हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो एकदम से वो क्या करेगी, फैलेगी, उसके आकार में बढ़ोतरी होती है, तो वो एक तरफ ऐसे फटती है, ऐसे जैसे सिलेंडर फटता, तो बहुत ही क्या करी, हवा बहुत तेजी से शॉक वेव की तरह से शॉक वेव क्रिएट करता है, इसमें क्या होता है, विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है एयर में, और उसकी वजह से हमें वो जो वॉइस सुनाई देती है वो इसी वजह से होता है। तो हुआ क्या, कुल मिला के रीजन क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज में सेपरेशन हुआ, इस चार्ज में सेपरेशन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हुआ, उस इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने की वजह से यहां की जो एयर है वो बहुत गर्म हो जाती है, और उस गर्म एयर में से हमें रेडिएशन दिखाई देता है, तो हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। और दूसरा, जो जो एयर होती है वो बहुत तेजी से उसका एक्सपेंशन होता है, उसका विस्तारण होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत तेज आवाज सुनाई, तो ये कारण है इसका जो था। और अभी और भी देख लो इसमें क्या होता है, देखो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड 80% जो बिजली जो चमकती है वो गर्जना वो इसके अंदर ही होती है, यूं मतलब बादल के अंदर ही इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है,
या क्या होगा, इधर एक और कोई क्लाउड होगा, मान लो कि यहां पर एक और बादल था कोई तरह से, यहां पर एक और बादल था, या तो क्या होगा, एक ही बादल के अंदर इस तरह से होगा, या इन दोनों के बीच में भी ऐसे करंट प्रवाहित हो, इस तरह से बिजली चमकती है। या तो बादल के अंदर या दो बादलों के बीच इस तरह से आवेशों का स्थानांतरण होगा तो होता है। लेकिन 20% मौके ऐसे भी होते हैं कि ये अर्थ सरफेस होती है यहां पर, तो 20% चांस है कि अर्थ पर भी गिरे। अर्थ पर कैसे गिरती है, देखो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, तो ये जो अर्थ सरफेस होता है ये हमारा इसके कंपैरेटिवली पॉजिटिव के रूप में बिहेव करने लगता है यूं, यहां पर ऐसे पॉजिटिव है, इस तरह से यहां पर पॉजिटिव बनता है अर्थ सरफेस पर, तो कभी कभी ये क्या करती है, नीचे की तरफ भी आने लगती है, लेकिन खासकर कहां आएगी, मान लो कि कोई पेड़ है इस तरह से, तो कोई ऊंचा भाग जब होता है तब क्या करता है, इसके ऊपर आवेश ऐसे एकत्रित हो जाता है, ऐसे प्लस प्लस तरह से। तो ग्राउंड पर बाकी सब जगह तो ऐसे आवेश फैला हुआ है पॉजिटिव आवेश के रूप में, लेकिन यहां पर सारा आवेश एकत्रित हुआ है, तो यहां से यहां यूं गिरने लगता है। तो जो ऊंची जो चीजें होती हैं, जैसे कोई पेड़ हुआ, कोई पोल हुआ, उन जगहों पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर चार्ज ज्यादा एकत्रित हो जाता है। इस तरह से लाइटनिंग का ये केस जो होते हैं ये ओनली 20% होते हैं, 20% चांस होते हैं कि नीचे गिरती है, बाकी 80% तो क्या होता है, बिजली है, इधर से इधर यहां पर ही लाइटनिंग होती रहती है, या तो बादलों के बीच आवेश का स्थानांतरण है, या एक ही बादल के बीच में ऐसे आवेशों का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लाइटनिंग वाला हो सकता है फिर से आ जाए, क्योंकि न्यूज में था कि लास्ट टू लास्ट ईयर बिहार में कई मृत्यु हुई थी बिजली गिरने से, तो वो न्यूज में था, इसीलिए ये लाइटनिंग वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट बना हुआ, क्वेश्चन भी पूछ लिया था। तो यहां पर क्या होगा, डी, यहां पर डी क्यों होगा, देखो फिर से देख ले, देखो आकाश में क्यूमुलोनिम्बस बादलों के मिलने से तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, हवा और जल के कणों के तीव्र गति से ऊपर जाने से, इससे भी कुछ नहीं होगा। फिर कह रहा है बिजली जो निम्बस बादलों को अलग कर देती है, बादलों को अलग करने से उसका क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, ये होगा। इस वजह से हो रहा है, आवेश के स्थानांतरण से हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाहित होने की वजह से हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है कि बादलों के बीच में आवेशों का अंतर हो चुका है, पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव, ये भी आपको ध्यान में। अब अगला